चैप्टर नंबर 7। हमने 6th चैप्टर में जो भी स्वाध्याय किया था उसमें हमने जो भी लेसन सीखे थे, अब ये हम समझते हैं कि ये लेसन का नेक्स्ट पोर्शन है। जो हमने देखा था कि मतलब जो कुछ भी हमने अब तक इस पुस्तक में देखा है, हर एक स्टोरी का, हर एक केस स्टडी का मूल जो है, बेस है, वो है अनकंडीशनल लव। क्यों अनकंडीशनल लव इतना जरूरी है किसी के भी जीवन में? अनकंडीशनल लव से आपको क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट करने पड़ेंगे आपके जीवन में, ताकि आप वो बहुत प्रोफाउंडली सीख पाओ और आपको वो लेसन आगे आपके स्पिरिट लेवल पे कंटिन्यू, वो एनर्जी की तरह वो आप कंटिन्यू कर पाओ, और स्पिरिट वर्ल्ड्स में आप जब रहो नेक्स्ट लाइफ टाइम के लिए, आप सिमिलर सिचुएशन फिर से क्रिएट ना करो। तो बेसिकली जो ये बेस इस पुस्तक का है, या फिर किसी भी स्पिरिट की जर्नी का है, सोल की जर्नी का है, वो है अनकंडीशनल लव, फ्रीडम, फॉरगिवनेस, हैप्पीनेस। लेकिन आज जो हो रहा है, रॉबर्ट शॉर्ट्स कहते हैं, ये जो पूरा सृष्टि अभी जिस फ्रीक्वेंसी से गुजरा है, वो फियर की फ्रीक्वेंसी है, जिसके कारण बहुत ज्यादा जो सिचुएशंस लेके आए थे वो बहुत डिफिकल्ट फील हो रहे हैं, सफरिंग की तरह फील हो रहे हैं। सिमिलर सिचुएशंस पहले भी थे, लेकिन वो फियर जो नहीं था, जिसके कारण वो सफरिंग भी बहुत इजीली वो पार कर पाते थे। अब जो ये लेसन है वो एक्सीडेंट्स है। ये जो एक्सीडेंट्स जो हुए हैं, उन लोगों के साथ हुए हैं जो पहले बहुत हेल्दी, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे, और अचानक से उनके मिड लाइफ के उस मिड फेज में ही उनके साथ कुछ ऐसे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो गए, जिसके कारण उनका पूरा जीवन बदल गया। ये रैंडम इवेंट्स होते हैं जिसे हम एक्सीडेंट्स कहते हैं, जो बिल्कुल भी एक्सीडेंट्स नहीं होते हैं, वो प्लान्ड इवेंट्स होते हैं। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड के लिए वो अननोन है, इसलिए वो उससे एक्सीडेंट किया कहा जाता है। अगर वो बहुत छोटे छोटे कुछ इवेंट्स हैं तो उसे हम अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स कहेंगे, लेकिन वो बहुत बड़े हो गए तो उसे ट्रेजिक इवेंट्स कहा जाता है। सो उसको देखने का नजरिया डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन वो सारे एक्सीडेंट्स कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं टू द पर्सन एंड द पीपल अराउंड दैट पर्सन। सबके लिए कुछ लेसन है। तो आज की जो केस स्टडी है वो जेसन की है। जेसन जो एक मिड 30 में एक पर्सन है, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है उसी के बैकयार्ड में। एक बहुत अच्छी सनी आफ्टरनून है, 2004 2004 में ये हुआ था। जो फ्रेंड्स के साथ एक सनी गेट टुगेदर, सनी डे पे गेट टुगेदर हो रहा था जेसन के ही बैकयार्ड में। उनके बैकयार्ड में एक स्विमिंग पूल है। जेसन एक 33 इयर्स ओल्ड उस समय पे पर्सन था, पर्सन है मतलब। और उसकी वाइफ और 2 बच्चे हैं जो उस घर में रहते हैं। उसके पेरेंट्स भी वहां पे मीटिंग के लिए आए थे, चैटिंग के लिए आए थे, और कुछ फ्रेंड्स आए थे। उस दिन वो कुछ बारबेक्यू पार्टी कर रहे थे, और तभी उनके बच्चे, जो भी फ्रेंड्स हैं, उन सारे बच्चे वो स्विमिंग पूल में खेल रहे थे। जेसन एक शेफ है, प्रोफेशनली ही वर्क्स एज अ शेफ, और उससे बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आया है शेफ का। एंड वो काइंड ऑफ सेलिब्रेशन शुरू है यहाँ पे। और ही फील्स लाइक आई एम अ सुपरमैन, आई कैन डू मेनी थिंग्स, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा सा बैकयार्ड है, और वो उसको बहुत अच्छे से मूव भी करता है, घर भी संभालता है, शेफ भी है, बहुत अच्छा खाना भी बनाता है। मतलब ही डज मेनी थिंग्स, सो ही फील्स लाइक आई एम अ सुपरमैन, ऐसा वो खुद को कहता है। और वो बहुत मजाक करने वाला पर्सन है, बहुत जॉली है, बहुत सीरियस नहीं है मतलब लाइफ में। इस दिन जब ये एक्सीडेंट होता है, उस दिन जब वो उस स्विमिंग पूल में जंप करता है, वो ऐसा एक्ट करता है कि उसे डाइव करना है। वो डाइव करने के लिए, वो स्विमिंग पूल बहुत शैलो है, अगर वो डाइव करेगा, ऊपर से जंप करेगा, इंजुरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वो उसे पता था, फिर भी उसने जंप किया। और जैसे उसने जंप किया, उसके हेड से उसके जो भी लाइटनिंग पास हुई उसके बैकबोन से, उसकी वजह से उसके बैकबोन में कुछ इंजरी होगी, और उसका बॉडी पैरालाइज हो गया। अब ये पैरालिसिस की स्थिति में कुछ समय के लिए जो उसके सर्वाइकल वर्टिब्रे में इंजरी हुई थी, क्रश हुआ था,
उसकी वजह से उसने एक्चुअली श्वास लेना बंद किया कुछ समय के लिए। उसका बेटा, बड़ा बेटा, जैरन नाम है उसका, उसने वो उसको समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। डैड ने जब जंप किया तब जैरन चिल्लाने लगा कि इसे बचाओ, डैड को बचाओ। तब उसके फ्रेंड्स ने उसको उठाया, स्विमिंग पूल से निकाला, और उसकी वाइफ डेविना डेविना ने उसे सीपीआर दिया ताकि वो उठ पाए। तो उस बीच में जब वो उसमें गिरा, जंप किया करने के बाद उसे जो इंजरी हुई और डेविना ने सीपीआर देना शुरू किया, उस समय तक वो श्वास नहीं ले रहा था, उसके पास पल्सेस नहीं थे। उस समय में उसे मैसेज मिला कि यू कैन डू दिस, तुम डाई नहीं होगे, यू कैन, यूल बी फाइन, सब कुछ जो हो रहा है इसके बाद तुम अच्छे ही रहोगे। तो ये जो कॉन्वर्सेशन हुआ जिसके कारण जेसन फिर से वापस जिंदा हुआ। सो बेसिकली ये जो पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाद में जब इसका केस स्टडी हो रहा है, जो हायर सेल्फ्स आके उसके गाइड्स जो आके इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसमें वो बताते हैं कि इस समय में एग्जैक्टली हुआ क्या, वो क्यों फिर से जिंदा हुआ। ओके। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे सिचुएशन हुई थी। जब जेसन को हॉस्पिटल ले जाया गया, उसको उसकी एक इमरजेंसी सर्जरी हुई, जिसके बाद ये डिक्लेयर किया गया कि उसको चेस्ट बिलो उसका पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया है। अब वो नीचे की जो चेस्ट से बिलो जो बॉडी है उस वो काम नहीं करेगी, बस हाथ काम करेंगे, लेकिन हाथ के लिए भी उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ही वॉज अ शेफ, उसके हाथ बहुत फास्ट काम करते थे, कुकिंग करता था तो। लेकिन अब उसकी खुद के काम भी उसे नहीं करने आ रहा है। एक छोटा ब्रेड का टुकड़ा भी उसे खाने के लिए हाथ उठा नहीं पा रहा है वो, उसे हेल्प चाहिए। इस समय पे उसके वाइफ, उसके दोनों बेटे, उसके मॉम एंड डैड उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मॉम जो बहुत एज उसकी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी वो बच्चे को, मतलब 33 ईयर्स ओल्ड एक मैन को एक अपने बच्चे की तरह पूरा टेक केयर कर रही है, और बहुत अच्छे से कर रही है, बिकॉज शी इज अ ओल्ड पर्सन। अब जेसन को लगता है कि उसने कुछ फास्ट काम करना चाहिए, तो वो बॉस उसको बहुत इरिटेट करता है, बट शी इज स्टिल देयर, और वो काम करते जा रहा है। जब उसका टू मतलब हॉस्पिटलाइजेशन हो गया 2 वीक्स का, उसके बाद रिहेबिलिटेशन शुरू हो गया। रिहैब में उसे फिजियोथेरेपी देना शुरू किया, फिर डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज उसको देना शुरू किया। एक समय पे जब उसे कहा गया था कि तुम फ्रेंच नाइफ से एक ब्रेड का पीस कट करो, ही वॉजंट एबल टू कट इट। और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उस समय पे उसने डिसाइड किया मैं ये करता रहूंगा, वो मैं ये प्रैक्टिस करता रहूंगा, तब तक करता रहूंगा जब तक मैं ना कर सकूं। तो उसने डिसाइड किया मैं कभी भी प्रैक्टिस मतलब ट्राई करना छोड़ूंगा नहीं, मैं करता ही रहूंगा। तो क्योंकि मैं कर सकता हूँ अभी, जब नहीं कर पाऊंगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मैं अभी कर सकता हूँ इसलिए मैं करूंगा। तो वो प्रैक्टिस करता रहा, उसके अंदर जो सैडनेस था वो खुद ही मोटिवेट करके सैडनेस को दूर करता रहा। फिर डेविना उसकी वाइफ पे सारा, फिर अब सारा कुछ घर का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस पर आ गया। बट शी वॉज सो एम्पथेटिक, और उसने वो लिया, वो डिफिकल्ट सिचुएशन को उसने बहुत अच्छे से हैंडल किया। उसका बेटा जैरन, वो बहुत ज्यादा कंपैशनेट है, और उसकी वजह से उसने उसके मॉम को बहुत ज्यादा हेल्प की इस सिचुएशन में। वो अपने भाई को भी बहुत अच्छे से संभाल रहा था, मॉम को भी संभाल रहा था, और डैड को भी कभी कभी अपनी बातों से खुशी दे रहा था। तो उसका रोल वहां पे एक सपोर्टिंग, सोल लेवल पे शायद सपोर्ट करने का उसने डिसाइड किया था। और उसका छोटा बेटा, वो अभी बहुत छोटा है, तो वो कहता है, वो उसको रिमाइंड करता है, डैड जब आप चल सकते थे हम वो करते थे, हम ये करते थे, फिशिंग जाते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे, पता नहीं हम अभी कर पाएंगे या नहीं। तो जैसे वो डिफरेंस बता रहा है जेसन, कि बड़ा बेटा बहुत कंपैशनेट है और वो बहुत सपोर्टिंग है, वैसे ही छोटा बेटा बहुत ज्यादा छोटा है और उसे समझ ही नहीं आ रहा मैं इसको कैसे हैंडल करूं। तो जेरन वो एक सपोर्टिंग रोल वहां प्ले कर रहा है उसके भाई भाई के लिए भी और मॉम के लिए भी। तो आगे बता रहे हैं केस स्टडी के बारे में कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे वो पूछा है रॉबर्ट ने, कि व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू पीपल नो अबाउट दिस सिचुएशन, जब जो भी इस सिचुएशन से जा रहे हैं उनको क्या पता होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक। तो जेरन बताता जेसन बताता है
कि क्राइंग, रोना तो आपको मदद करेगा, डेफिनेटली रोना आपको मदद करेगा, क्योंकि आप इनसाइड हील हो रहे हो रो रो के, उसको बाहर निकाल के उस पेन को। लेकिन आपको सबसे ज्यादा मदद क्या करेगा? आपका खुद ही वहां रहना, अलाइव रहना और उसको फेस करना, वो सबसे ज्यादा आपको मदद करेगा। और वही इनसाइड आपको बनाना है खुद को। अगर आप बाहर से खुश हो लेकिन अंदर से आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो खुद के लिए, सो इट वोंट वर्क फॉर यू। आपको खुद को भी आप अंदर से आपको स्टैंड लेने के लिए बनाना है, आपको खुद पर बिलीव करना है कि आपको अगर बनाया है यहाँ पे, इस सिचुएशन में आपको जीवन दिया गया है, दैट मीन्स आप रेडी हो उसको अडेप्ट करने के लिए और उसको ओवरकम करने के लिए भी। सो लव योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड, ऐसा उसका मैसेज है। नेक्स्ट, जेसन का स्टेसी वेल्स के साथ अभी एक सेशन शुरू होता है। स्टेसी वेल्स को बस इतना ही पता है कि उसका नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है और उसका एज क्या है और उसका नाम क्या है, ज्यादा चीजें नहीं पता है। तो वो बताती है कि जेसन के पास बहुत सारे क्वालिटीज है, पर्सनल क्वालिटीज है, जैसे उसके गिफ्ट्स है। ओके, उसमें से एक गिफ्ट है जो वो बहुत जॉली नेचर का है, बहुत हैप्पी रहता है। और प्री बर्थ प्लानिंग में उसे पता चलता है कि उसने क्वाड्रोप्लेजिया नाम का एक जो पैरालिसिस का टाइप है उसको डिसाइड किया है। क्वाड्रिप्लेजिया एक पैरालिसिस होता है जो शरीर के कुछ भागों के बहुत सारे, मतलब कंप्लीट बॉडी को भी पैरालाइज कर सकता है, या फिर जैसे जिसम को है चेस्ट से लेके नीचे की बॉडी तक वो पैरालाइज हो गया है। राइट, उसमें तीन चार टाइप होते हैं कि किसी पर्सन का हाफ बॉडी पोर्शन ही पैरालाइज हो जाता है, फिर किसी का सिर्फ वेस्ट डाउन हो जाता है, किसी का बस एक हाथ या कोई एक बॉडी पार्ट। राइट, लेकिन जेसन के इस पर्टिकुलर पैरालिसिस में उसने 4 लिम्स आई थिंक, जिस पर इंजुरी हुई है उसके कारण क्वाड्रिप्लेजिया उसे हुआ है, ऐसा कहा गया है। और ये इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है उसने जो प्लान किया है। तो देखा जाता है कि जेसन की कॉन्वर्सेशन स्पिरिट गाइड्स के साथ, जेसन ये चैलेंज लेने के लिए तैयार है, लेकिन स्पिरिट गाइड्स उसको दिखा रहे हैं कि अगर तुम ये चैलेंज लोगे तो क्या क्या हो सकता है आगे। तो जेसन कहता है मुझे ये लेना है क्योंकि मुझे इस बॉडी से, ये जो बॉडी फॉर्म है ना, मैं जिस बॉडी फॉर्म में हमेशा स्टक हो जाता हूँ, मैं उससे बाहर आना चाहती हूँ। मैं मेरे खुद के स्पिरिचुअल सेल्फ को ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ, जो मैंने कभी भी नहीं किया है पहले। तो इसलिए मुझे ये करना है। और इससे मुझे सोशल स्ट्रक्चर भी मुझे चेंज, मतलब उसकी तरफ देखने का नजरिया मैं चेंज करूंगा, ऐसा उसका कहना है। उसकी जो हैबिट्स है लाइफ में, जो पहले लाइफ टाइम्स में उसने किए थे, वो हैबिट्स को भी उसे चेंज करना है। एक सोशल रिकग्निशन जो होता है, स्टेटस, अचीवमेंट, प्राइड वगैरह, जिस रीजन से लाइक मनी और सक्सेस से जुड़ा होता है, मैं वो डेफिनेशन चेंज करना चाहता हूँ। उसके साथ उसका फोकस है सेल्फलेस सर्विस, खुद के लिए, खुद के फैमिली के लिए और समाज के लिए। सो उसे लगता है कि जब मैं इस स्थिति में आ जाऊंगा, मैं स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिट को फोकस करूंगा मोर देन फिजिकल लाइफ, तब मैं ये सब कर सकता हूँ, तो इसलिए मुझे ये चाहिए। तो स्पिरिट गाइड्स कहते हैं हाँ तुम ये कर सकते हो, दिख रहा है, इट्स अ रियली बिग लीप ऑफ फेथ यू आर गोना टेक, तो अब तुम करो। वो ऑलरेडी वो कर देते हैं, लेकिन उसे एक बहुत अच्छा एक गिफ्ट दे देते हैं उसे। उसे कहते हैं तुम क्लियर ऑडियंस रहोगे, तुम्हें हमारी बातें सुनाई देंगी, तुम्हारे पास ये स्पिरिचुअल क्वालिटी रहेगी, क्लियर ऑडियंस। जो आपको अगर पता है तो क्लियर वॉइस होता है, क्लियर ऑडियंस होता है, बहुत बहुत टाइप के ऐसे क्लियर्स होते हैं जो किसी को क्लियर विजन, मतलब आई डोंट नो द नेम्स ऑफ ऑल दोज क्लियर्स, बट clear audience is somebody who can hear and connect with those higher beings, and he can, person can hear the messages, उसे क्लियर ऑडियंस कहते हैं। क्लियर वॉइस, वो इंट्यूशन इतनी बहुत स्ट्रांग होती है, वो एक्चुअली इंट्यूशन के द्वारा वो मैसेजेस कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे कोई होता है जिसे आंखें बंद करके नंबर्स दिखाई देते हैं या फिर वर्ड्स दिखाई देते हैं, ये सारे क्लियर एबिलिटीज हैं, ऐसे कहते हैं। जेसन को मिला है क्लियर ऑडियंस का एबिलिटी, जो उसके स्पिरिट गाइड्स ने दिया है। तो ये यहाँ पे मेंशन किया है उस कॉन्वर्सेशन में। तो जेसन ये जो चैलेंज लेके आया है, राइट,
तो एक एक क्वेश्चन ऑथर पूछता जा रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कैसे हैंडल करेगा। तो यह दिखाई दिखाई देता है कि वो डवीना के साथ जो ये मैरिज है वो अभी थोड़ी स्ट्रगल में है, क्योंकि उसमें सैडनेस आ गया है, अचानक से लॉस आ गया है, और उनका एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अभी एकदम से चेंज हो गया है। तो ये क्यों? तो वो दोनों ने प्लान किया है ऐसा। स्टेसी बताती है उन दोनों ने ये क्यों प्लान किया है, क्योंकि वो बहुत सारे लाइफ टाइम से साथ में हैं। अब इस उम्र में आके जब ये उन्होंने प्लान किया है 30s में, मैं ये करूंगा, ये ड्रास्टिक चेंज मैं मेरे लाइफ में लाऊंगा, तुम अगर मेरी वाइफ बनोगी क्या तुम इसको समझ पाओगी, तुम इसको हैंडल कर पाओगी? डेविना कहती है हाँ मैं करूंगी, क्योंकि इससे मेरा स्पिरिचुअल लेवल एक्सपांड होगा। कैसे होगा एक्सपांड? तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे एग्जाम्पल दे रही है। वो कहती है कि जैसे आप ब्रेड डो बनाते हो, ब्रेड का जो आटा बनाते हैं, हम उसको प्रूफिंग के लिए रख देते हैं, है ना? लेकिन वो एक्चुअली फूलता कब है? जब वो अवन में जाके गर्म, उस टेम्परेचर में जाके वो ब्रेड बनता है, वो हार्डन हो जाता है, वो कंप्लीट बन जाता है कंज्यूम करने के लिए। तो मैं उस तरह से मैं स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पे काम करना है। तो ऐसे मैंने एग्जाम्पल सुना था, एक पॉडकास्ट में एक इन्फ्लुएंसर बताती है कि अगर कोई पर्सन कहता है कि मैं इतने सारे चैलेंजेस से क्यों जा रहा हूँ, इतने हार्ट ब्रेक से क्यों जा रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा इतना इतना डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों आया है, क्यों लोग मुझे बार बार धोखा देते हैं, क्यों मुझे बार बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या है इसके पीछे का कारण? तो वो बहुत अच्छे से बता रही है कि क्या होता है कि किसी के शरीर में अगर बहुत ज्यादा फैट्स है और बहुत कम मसल मसल मास है, तो वो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, वो ज्यादा वॉक नहीं कर पाएगा, एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, बहुत अच्छे से खुद की बॉडी को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो उसका उसका सोल्यूशन क्या है? मसल्स को बिल्ड करना है और फैट को रिड्यूस करना है। लेकिन इसके लिए अगर आप जिम जा रहे हो, योगा कर रहे हो, कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हो, वो हार्ड प्रैक्टिसेस ही करनी पड़ती है ताकि आप मसल्स को बना पाओ और स्ट्रेंथ को बढ़ा पाओ। जब आपके बॉडी में वो पेन आता है, तभी आपकी बॉडी लाइक अवेकन स्टेट में आती है कि कुछ चेंज हो रहा है। इट इज सिमिलर, ये लाइफ आपका जिम है। जिम में आपको मसल्स बनाने हैं, स्ट्रेंथ बनाने हैं, इसीलिए आपको पहले बॉडी को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक योर बॉडी फर्स्ट एंड देन लर्न हाउ टू लाइक बिल्ड इट, रिन्यू इट, राइट? तो सिमिलर मुझे लगता है कि हर एक के जीवन में होता है कि अगर उनका लाइफ सच में उनको एक एक स्पिरिचुअल लेवल पे नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, तो पहले उन्हें इस तरह के टेम्परेचर में, इस तरह के सिचुएशन में आना ही पड़ेगा, तभी वो खुद के लिमिटिंग बिलीव्स को ब्रेक कर पाएंगे। तो यहाँ डेविना का भी सेम ही है, वो कहती है मेरे सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स बहुत सारे जन्मों से है। वो कहती है मैं बहुत सारे लाइफ टाइम्स में ऐसे एक पर्सन रही हूँ कि बहुत रिजिड पर्सनालिटी है। अगर ये सच है तो यही सच है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। जैसे ये बोलते हैं ना, काले पत्थर पे जो लिखा होता है कोई चेंज नहीं कर सकता, काइंड ऑफ यही है, सबने यही स्पेसिफिकली फॉलो करना है, ऐसा मैंने बहुत सारे लाइफ टाइम्स जिए हैं। तो ये जो रिलीजियस एक्सप्रेशन था मेरा, या फिर रिजिडिटी थी, मुझे रिजिडिटीज को हटानी है और मुझे अलाउ करना है। मुझे अलाउ करना है चेंजेस को मेरे लाइफ में, क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ ने एक एनर्जी क्रिएट की है, जो एनर्जी मैं हर एक लाइफ टाइम में लेके जा रही हूँ। सो शी वांटेड टू चेंज इट। इसीलिए पर्टिकुलरली 4 लिम्स का क्वाड्रिप्लेजिया दोनों ने प्लान किया है, जो 4 डिफरेंट लाइफ टाइम्स को वो दोनों साथ में थे उसको रिप्रेजेंट करती है। कभी कभी उनके कार्मिक लेसन्स भी है एक दूसरे के साथ, कभी कभी वो फ्रेंड्स थे, भाई बहन थे, कभी वो लाइक जेसन वाइफ थी और ये डवीना हस्बैंड वगैरह, ऐसा कुछ उनका लाइफ टाइम हुआ है पहले। तो वो क्या बोल रहे हैं कि फिजिकल लिमिट्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट्स को यहाँ पे दोनों को एक्सपीरियंस करना है, और कॉज एंड इफेक्ट का जो ये कार्मिक साइकिल है उसका भी उनको बैलेंस करना है, उसको परफेक्ट करना है। ये रीजन है डेविना एंड जेसन का साथ में आना। तो अकॉर्डिंग टू जेसन, उसने प्लान किया था जब वो 6 इयर्स का होगा तब उसे ऐसे कोई सिचुएशन आएगा जिसके कारण उसको ये पैरालिसिस होगा।
लेकिन वो ओरिजिनल प्लान होता नहीं है, क्योंकि अब स्टेसी देख पा रही है उसके मदर के साथ, जेसन की मदर के साथ जेसन की कॉन्वर्सेशन को। उसकी मदर कहती है मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लाइफ टाइम्स तुम्हारे साथ ऐसे ही गुजारे हैं जिसमें मैंने मेरे बेटे को दर्द में देखा है, खोया है, उसके शरीर पे कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, या फिर अचानक से उसे खो दिया। ऐसे कुछ बहुत सारे लाइफ टाइम में उसने देखा है उसके बेटे को। अब वो कहती है कि वो सेम एनर्जी मुझे कैरी नहीं करनी है। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लाइफ, इस लाइफ में मदद करूंगी, लेकिन तुम छोटे जब हो तब मत करो ये प्लान। मे बी डीले इट, सेम लाइफ टाइम में डीले करो ये सिचुएशन। तो ये रिक्वेस्ट जेसन ने सोल लेवल पे अग्री की, और उसने अपने गोल को, अपने एक्सपीरियंस को, उसको फोर्सफुली उस एज में करने से अच्छा है कि अब वो डिले करके थर्टीज में वो प्लान कर रहा है। तो इसके मॉम के साथ ये कॉन्वर्सेशन दिखाई दे रही है। तो उसने डिले किया, और जब उसकी वाइफ वहां पे डवीना होगी, डेवीना उसको पर्टिकुलरली वहां पे एक्सपीरियंस करेगी बहुत ज्यादा ये ड्रास्टिक चेंज, इस तरह से वो देखा है। लेकिन मॉम फिर भी वहां पे है। मॉम ने जेसन को टेक केयर करना चूज किया जब उसकी एज बहुत ज्यादा थी, और तब एक 33 इयर्स ओल्ड बॉय को अब वो छोटे बच्चे की तरह टेक केयर कर रही है। तो ये उन दोनों का प्लान प्लान यहाँ पे बताया गया है। जो भी जेसन के एक्सपीरियंसेस यहाँ पे है, उसमें से एक बहुत अच्छी एक क्वेश्चन उसको पूछा जाता है कि अ, ये जो आपने कहा कि पर्टिकुलर एक्सपीरियंस लेना है किसी भी पर्सन, किसी भी सोल को, क्या ये सोल्स ऐसे चॉइसेस एक दूसरे को दे सकते हैं? जैसे मॉम ने कहा कि आप ये मत करो, अभी बाद में करो, तो जेसन कर सकता है ये? इज इट पॉसिबल? ये क्या मतलब उस गाइड को ये गाइड कुछ इंटरफियर नहीं करता है ऐसी चीजों में? तो गाइड्स इंटरफियर नहीं करते कभी भी, वो सिर्फ सजेशंस देते हैं, क्योंकि हर एक को फ्री विल होती है। हाँ, लेकिन स्पिरिट लेवल पे ये सोल्स एक दूसरे को कॉन्वर्सेशन के दौरान बता सकते हैं कि किस समय पे वो सीखना चाहते हैं, कि प्रत्येक सोल का एक अपना अपना प्लान है। अगर वो शुरुआत के समय में जब जेसन छोटा था उसकी मॉम के डिफरेंट लेसन्स वो मॉम डिफरेंटली एक्सपीरियंस करना चाहती है, तो जेसन जेसन उसकी मॉम को मदद करेगा उस एक्सपीरियंस को डीले करने के लिए, वो पर्टिकुलर जो एक्सीडेंट का एक्सपीरियंस है। सो इट्स अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट वो कहा गया है, एंड इट्स वेरी वेरी पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है। तो वो कहते हैं do souls tend to have a preference regarding when accidents occur। तो दिस इज ट्रू। लेकिन आगे बोल रहे हैं उसकी गाइड स्टेसी बोल रही है, गाइड का प्रत्येक शब्द वो एकदम ट्रांसलेट करके बता रही है, इट इज पर्सनल चॉइस बेस्ड ऑन मेनी थिंग्स। ओके, कैसे होता है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल, सोल का लाइफ टाइम, बहुत सारे लाइफ टाइम में सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है, और इस जन्म में वो साइकिल ब्रेक करना चाहते हैं, इसलिए वो साइकिल ऑफ री इनकारनेशन भी ब्रेक होगा उन पर्टिकुलर सिचुएशंस में। तो उसका एक वो पर्पस होता है। सेकंड पर्पस होता है कि उन्हें पता है धरती पे जो एनर्जीज है, वो एक लाइफ टाइम में हम वो सारे डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज को यूज कर सकते हैं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है यू यूज एस्ट्रोलॉजी एंड अदर न्यूमेरिकल इन्फ्लुएंसेस सच एज न्यूमरोलॉजी, ओके, टू डिफाइन एंड लेबल दीज एनर्जीज। तो ये जो अवेलेबल एनर्जीज है पृथ्वी पे, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, इसका भी वो इस्तेमाल किया जाता है जब वो सोल लेवल पे प्लान कर रहे होते हैं ऐसे सारे एक्सीडेंट्स। तो हमें पता है कि हम लोग बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजर्स के मतलब बहुत सारे इंडियंस जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास, ज्योतिषी के पास, कि देखने के लिए कि क्या कैसा है लाइफ टाइम, बच्चा जब जन्म लेता है वो कुंडली बनाते हैं वगैरह वगैरह। उसमें लिखा होता है कि इस जन्म में इसको थोड़े से लाइक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, ये प्रिडिक्शन होता है। आकाशिक रिकॉर्ड जो हमारा है वो ब्लूप्रिंट है, जो पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर बताता है, राइट? ये ब्लूप्रिंट हमारा एक्टिव है, वो क्लोज्ड बुक नहीं है कि एक बार लिख दी कि हो गया काम, नहीं। आपका जो एक्शन है उस पर डिपेंड है कि इसमें इस ब्लूप्रिंट में क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो जो प्रिडिक्शंस है वो प्रिडिक्शंस आपके कुछ फेजेस के बाद चेंज होते रहते हैं।
ओके। अगर आपके बचपन में कुछ बोला गया है कि ऐसे ऐसे कुछ प्लान्स है, मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन दिखाई दे रहा है 7 साल पे, 27 साल पे, है ना, तो शायद अगर फिर से आप 27 साल पे फिर से कोई प्रिडिक्शन लेने जाओ, सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है जो पहले प्रिडिक्ट की थी उससे। ओके, क्योंकि उन 27 सालों में आपने क्या एक्शंस लिए हैं, आपके विचार कैसे बदल गए हैं, आप क्या बने हो पर्सनालिटी वाइज, और आप आपकी पर्पसेस को, सोल पर्पसेस को कैसे फुलफिल कर रहे हो। सो ये क्या बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग सोल्स एक्सीडेंट्स कैसे और कब होना है वो डिसाइड करती है। न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी का वहां पे एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है, जो हम्म, उनको पता होता है कि बिफोर बीइंग बॉर्न कि ये सारे यहाँ पे है, सोल लेवल पे पता होता है कि यहाँ पे ये होता है। तो वो बहुत रॉबर्ट शॉर्ट्स का और एक क्वेश्चन है, फॉर व्हाट ऑर्डर, व्हाट अदर रीजंस डू सोल्स प्लान टू हैव एक्सीडेंट्स, एग्जैक्टली क्या रीजंस होते हैं, अगर प्लान करना ही है ऐसा कुछ तो वो बाय बर्थ क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि हमने देखा है बाय बर्थ करेंगे तो बहुत ज्यादा जल्दी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी ना। व्हाई एक्सीडेंट्स, व्हाट इज द रीजन। बेसिकली फर्स्ट रीजन होता है बैलेंसिंग कर्मा, मेजर कर्मास, ये बहुत बड़ा फैक्टर बताया गया है। तो अगर आपने देखा होगा कि हमने बहुत बार कहा है कि यहाँ पे प्लानिंग होती है क्योंकि आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, कुछ लेसन्स लर्न कर रहे हो, लेकिन ये बहुत बड़ा पॉइंट है कर्मा बैलेंस का। कर्मा, जो हम लोग भगवत गीता में हम लोग समझते हैं कि कर्म कैसे बनते हैं, उसको कैसे हम मिटा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, राइट। जो वेस्टर्न कंट्रीज में पहले समझा नहीं जाता था, वहां तो एक ही जीवन है ऐसे बोलते थे, सोल ऐसा कुछ होता नहीं है, लाइफ टाइम्स बहुत सारे होते हैं, ऐसे नहीं होता, एक ही होता है। इस बुक से ओपनिंग मिल रही है कि कर्मा भी होता है, कर्मा की वजह से भी आप ऐसे एक्सीडेंट्स प्लान करते हो। जैसे हमारे यहाँ पे मनीमाला मैम डिकोड करती है ड्रीम्स, आपने सुना होगा बहुत बार दुष्कर्म होता है, किसी पर्सन को लगता होगा कि ये सब झूठ मूठ है या नहीं है, मतलब क्या है ये, क्या ये मीनिंग थोड़ी हो सकता है, ये उल्टा क्यों बता रहे हैं। अरे यही तो रीजन है, अगर कोई सिचुएशन आई है अभी आपको समझ नहीं आ रहा है तो मनी वाला मास्टर बीइंग अ मीडियम आपको बस मैसेज पहुंचा रही है, उस गुरु ने जो आपकी दिए, आपको दिया है। मैं पर्टिकुलरली ये मेंशन करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जब कोई ड्रीम डिकोड किया जाता है यू आर नॉट कंप्लीटली इन दैट फेज टू एक्सेप्ट दैट डिकोडिंग। समटाइम्स यू डिनाई, डिनाई करते हो कि मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ, नहीं नहीं ये ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन है इसीलिए तो ये सिचुएशन है, आपने ही प्लान की है। तो ये रॉबर्ट शॉस की बुक में भी गाइड्स बता रहे हैं कि बैलेंसिंग कर्मा इज अ मेजर फैक्टर ऑफ एनी एक्सीडेंट। तो कोई भी इंजरी आप अभी अगर बहुत बड़ी इंजरी आपकी इस लाइफ टाइम में हुई है तो आप कर्मा बैलेंस कर रहे हो। जो सफरिंग आपने किसी और पर्सन को दी थी वो सफरिंग आपको एक्सपीरियंस करनी है, इसीलिए आपने ये एक्सीडेंट प्लान किया है, ऐसा कहा गया है। ये बहुत बड़ा ग्रेटर इंसाइट है, ऐसा कहा गया है, जो मेनी टाइम सोल लेते हैं ऐसे सिचुएशंस, ऐसे एक्सीडेंट्स फोर्सफुली खुद के सोल प्लान में डाल देते हैं क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू उनको चेंज करना होता है, इंसाइट चेंज करना होता है, जो फिजिकल लेवल पे वो कर सकते हैं, और वो एनर्जी वहां पे चेंज कर रहे होते हैं बाय बैलेंसिंग द कर्मा। मेन चीज यहाँ पे समझनी है, बहुत लोग पूछते हैं कि अगर ये बहुत ज्यादा परेशान है कोई किसी खुद के जीवन में, फाइनेंशियली, फिजिकली एंड रिलेशनशिप में भी, अब वो मेंटली भी उनको परेशान कर रहा है, ये चारों सिचुएशन से जो जा रहा होता है ना, वो पर्सन बोलता है कि क्या मैं इसको अभी कैंसिल नहीं कर सकता हूँ कर्मा को, क्या मुझे इसको बैलेंस ही करना पड़ेगा। यस, यू हैव टू बैलेंस इट। वो अच्छा कर्मा हो या बुरा हो, यू हैव टू बैलेंस इट। अगर आप उसको अभी अभी उसको डिसॉल्व करना चाहते हो, यू कैन डिसॉल्व इट, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगा, वो बैलेंस नहीं होगा, इट विल कम बैक इन अनदर लाइफ टाइम। बैलेंसिंग इज द वे टू ग्रो, बैलेंसिंग इज टू वे टू कम आउट ऑफ दैट चक्र। चक्र से बाहर आने के लिए बैलेंस करना जरूरी है, अदरवाइज आपके पास फ्री विल है, अभी भी आप इस एक्टिव ब्लूप्रिंट को चेंज कर सकते हो बाय डिसॉल्विंग, बाय ब्रेकिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन डू दैट। ब्रेक करके वो फिनिश नहीं हो रहा है, ब्रेक करके वो बैलेंस नहीं हो रहा है, यू आर नॉट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी और द एनर्जी ऑफ दैट
action. You're just breaking that contract for this lifetime. तो मैं या फिर मेरे जैसे कोई भी पर्सन जो ऐसा समझते हैं कर्मा क्यों बैलेंस करना है, क्यों फेस करना है, कितना भी डिफिकल्ट हो आज के जीवन में, तो यही रिकमेंड करेंगे कि आप उसको फेस करो, लर्न करो लेसन्स को, और जल्दी से जल्दी उस कर्मा के साइकिल से बाहर आओ, इंस्टेड ऑफ उसको ब्रेक करना। ये मेरा रिकमेंडेशन है, बट एवरीबडी हैज अ फ्री विल। इफ यू वांट टू ब्रेक इट, यू कैन। देन आगे क्वेश्चंस जा रहे हैं जो नेक्स्ट मीडियम के साथ, डेब नाम की जो है, डेब डेबारी नाम की मीडियम, उनके साथ अभी सेशन हो रहा है, ये नेक्स्ट सेशन है। तो इस सेशन में उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, क्योंकि बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं गाइड से, इसीलिए उनको ऑलरेडी ज्यादा दी गई नहीं है। तो अभी देख रही है डेब जेसन और डेबिना को कॉन्वर्सेशन में एट सोल लेवल, उनके जो प्री बर्थ प्लानिंग में दिख रही है। उनके साथ उनका ओल्डर सन जो है जैरन, वो दिखाई दे रहा है। जैरन कहता है मैं आपका बेटा बन के आऊंगा, मदद करने के लिए, टेक केयर करने के लिए आपको, क्योंकि बहुत सारे बड़े लेसन्स जो मुझे भी सीखने हैं वो है कंपैशन एंड एम्पैथी फर्स्ट, एंड उसके बाद जो भी उसे लर्न करना है वो करता रहेगा। सो एग्रीमेंट हो गया। फोकस में डेविना एंड जैरन है, वो दोनों बात कर रहे हैं कि जैरन कहता है मैं जेसन और डेविना का बेटा बन के आऊंगा यहाँ पे, ऐसा उसको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। उसके छोटे एज में ही वो बहुत कंपैशनेट नेचर उसका हो जाएगा, और उसके अंदर एम्पथी भी बहुत बढ़ जाएगी। तो रॉबर्ट का पूछना है यहाँ पे कि फिर उसके सेकंड चाइल्ड का क्या यहाँ पे रोल है ना, क्योंकि बड़ा बेटा तो सपोर्ट करने आया है। तो जो सेकंड बेटा है जिसका नाम है उसे फॉक्स कहते हैं, उसका नाम कुछ अलग है, उसे कहते हैं फॉक्स घर पे। तो फॉक्स क्यों आया है? क्योंकि जेरन एंड फॉक्स बहुत जन्मों से पार्टनर्स है। वो बहुत बार भाई थे, भाई बहन थे, बहन थे, लाइफ मतलब लाइफ पार्टनर जो हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसे बहुत सारे रोल्स में वो एक साथ में बहुत सारे जन्मों से है। फॉक्स इज कमिंग हियर जस्ट बिकॉज जेरन इज हियर। जेरन को सपोर्ट करने के लिए फॉक्स उसका ब्रदर बन के आया है। जब ऐसे डेब बताती है, तो डेब के इस बात से जेसन को याद आता है कि वो कभी एक क्रिसमस के टाइम पे गए थे सांता के पास, और सांता को जेरन कहता है कि मुझे एक भाई चाहिए, और तब से उसने लाइक रट लगा ली कि मुझको एक छोटा भाई चाहिए, भाई चाहिए, भाई चाहिए, और भाई ही आ गया। तो अगर आपको लगता है आपके घर में आपके बच्चे ऐसे कहते हैं, बड़े बच्चे, कि मुझे एक भाई या बहन चाहिए और वो ही हो गया, दैट मीन्स दे आर द पार्टनर्स फ्रॉम लाइफ टाइम्स। ओके, ये याद रखिए, क्योंकि वो एक दूसरे को मदद करने आए हैं। दे आर नॉट हियर फॉर लाइक जस्ट दिस लाइफ टाइम, दे आर बीइंग टुगेदर फॉर मेनी लाइफ टाइम्स। तो ये जेसन ने यहाँ पे बताया कि वो एक दूसरे को मदद करने आए हैं, और इसी इसी पूरे प्लान में उनका जो चारण का रोल है, उसको कंपैशन सीखना है, और उसको एम्पथी सीखनी है। बट फॉक्स फॉक्स का यहाँ पे कुछ कार्मिक कनेक्शन है जेसन के साथ। जेसन और उसका जो भी कार्मिक कनेक्शन है, उसके कारण वो यहाँ पे जेसन को अपने डैड की तरह देखना चाहता है। पर्टिकुलरली जेसन को यहाँ बोला गया है। और जो पहला कॉन्वर्सेशन हुआ था डेविना और जारन का हुआ था, बड़े बेटे ने मॉम के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और छोटे बेटे ने अपने भाई और डैड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम यहाँ पे आ रहे हैं आप दोनों को मदद करने के लिए। और आगे ये इसके बाद डेब बताती है कि ड्यूरिंग सीपीआर, सीपीआर बिफोर सीपीआर, एक्चुअली सीपीआर जब डेविना ने नहीं दिया था, और वो जेसन जब उसने पूल में जंप किया था, स्विमिंग पूल में, तब उस बीच में वो बोल रहा है कि मेरे पास बिल्कुल पल्सेस नहीं थे, मेरे पल्स नहीं चल रहे थे, हार्ट बीट्स नहीं चल रहे थे। आई लेफ्ट माई बॉडी दैट टाइम। उसने उसकी बॉडी को छोड़ दिया था, और उस समय पे उसे पूरा पिक्चर दिखाया गया था कि कौन है तुम्हारे लव्ड वंस, क्या करने आए हैं, तुमने क्या सोल प्लान बनाया है उनके साथ। फिर भी उसके गाइड्स ने उसे एक मौका दिया था कि तुम्हें ये कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो थिंक अबाउट इट मास्टर्स, कि आपके घर में अगर कोई इस तरह से इंजरी जिसको हुई है, अगर वो ऐसे नियर डेथ एक्सपीरियंस करके आए हैं, दैट मीन्स ही हैड अ चॉइस।
द पर्सन हैड अ चॉइस कि वो आपके साथ कंटिन्यू करना चाहे या ना करना चाहे। या फिर थिंक अबाउट इट लाइक दिस, कि कोई एक पर्सन बहुत ज्यादा बेड रिडन है, बहुत परेशानी में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप उनको बार बार कह रहे हो कि आपकी जरूरत है यहाँ पे, आप मत जाओ, आपकी जरूरत है यहाँ पे, मत जाओ। तो उनका प्लान अगर जाने का भी है तो वो जा नहीं पा रहे हैं, और यहाँ जीने का उनका प्लान नहीं है, तो वो एक्चुअली फिजिकल लाइफ में जो जीना है वो जी भी नहीं पा रहे। दे आर इन द मिडल, समवेयर इन द मिडल। ओके। तो आपको क्या करना है, अलाउ करना है, अग्री करना है कि आपको जो करना है आपके सोल प्लान प्लान के अकॉर्डिंग कीजिए। आप उनको आपके विश के लिए रोकिए मत। ऐसा यहाँ पे मैसेज में देख पा रही हूँ कि अगर कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इलनेस से जा रहा है और आपके आपके मन में उनके लिए बहुत प्रेम है, तो प्रेम को अलाउ करना पड़ता है, रिस्ट्रिक्ट करना नहीं होता है, उसमें आप रूल्स नहीं डाल सकते हो। तो आपको उनको अलाउ करना है, उनको अलाउ कीजिए कि अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं इस जर्नी को आपके साथ इस लाइफ टाइम में, दे दे शुड और दे कैन। बट अगर नहीं करना चाहते, उनकी कोई डिफरेंट सोल मतलब प्लान्स है, या फिर सोल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उनको जाना पड़ेगा, दैट्स कंप्लीटली फाइन, लेट देम गो। यहाँ पे भी सेम हो रहा था। तब डवीना, जब वो सीपीआर दे रही थी कंटिन्यूअसली, उसके हायर सेल्फ से वो सोल लेवल पे बात कर रही थी, और उसके हायर सेल्फ के द्वारा वो बता रही थी जेसन को कि नहीं, हमारा प्लान डिफरेंट है, वी हैव प्लान टू बी हियर टुगेदर। वो सीपीआर देते देते वो कॉन्वर्सेशन शुरू था, यहाँ पे वो बोला गया है हमारा प्लान बहुत अलग है, हमारा प्लान यहाँ पे प्री बर्थ प्लानिंग में प्लान किया है कि हम दोनों बहुत कुछ सीखेंगे, हमारे ग्रोथ हो रही है सेवरल वेज में, हमारे जो बच्चे बन के आए हैं वो कैसे अफेक्ट होंगे इस सिचुएशन से, वो भी कैसे ग्रो करेंगे। तो तुम्हारे पास फ्री विल है, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू टू कम बैक, काइंड ऑफ। ऐसा उस सीपीआर के दौरान उसने सोल से बात की, उसके हायर सेल्फ के द्वारा जेसन के सोल से बात की, ऐसे कहा जा रहा है। यहाँ पे डवीना सीखने आ रही है पेशेंस, बहुत ज्यादा पेशेंस सीख रही है। जैसे उसने पहले कहा कि उसको वो एक रिजिड पर्सन थी, खुद को बदलना है, अलाउ करना सीखना है, तो वो अलाउ करना सीख रही है। वो खुद के सेल्फ बिलीफ को तोड़ना सीख रही है, और उसके साथ पेशेंस उसका बढ़ाने के लिए वो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा मदद कर रही है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। एक क्वेश्चन पूछता है रॉबर्ट, लाइक ऑथर डेब को। वो कहता है कि तुमने मेंशन किया कि ये एक्सपीरियंस जो जेसन लेके आ रहा है वो कार्मिक बैलेंस के लिए है, और ये कार्मिक बैलेंस होने के बाद वो फिर से अर्थ पे रिटर्न नहीं करेगा। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे उन्होंने मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है। तो व्हाई वुड दैट बी इम्पोर्टेंट टू दैट सोल? ऐसा क्यों है कि एक पर्टिकुलर कार्मिक बैलेंस होने के बाद वो फिर से अर्थ पे नहीं आना चाहेंगे, ऐसा क्यों होता है? तो वो कहते हैं जब सोल्स कोई सोल प्लान बना रहे होते हैं, वो गो थ्रू देयर आकाशिक रिकॉर्ड, आकाशिक रिकॉर्ड को वो देखते हैं। कुछ पास्ट लाइफ के जो भी उनके कार्मिक लेसन्स हैं, उन्होंने जो बैलेंस किए वो भी वो देख पा रहे होते हैं, और जो नहीं हो रहे वो भी देख पा रहे होते हैं। जो हैवीनेस है, डायमेंशंस में जो हैवीनेस है, उसके अकॉर्डिंग वो क्या सीखेंगे वो भी देख पा रहे होते हैं। कितना पेन वो सह पाएंगे, कितना पेन वो लेके आ सकते हैं बॉडी पे, या फिर इमोशनल उनके बॉडी पे। तो उसके अकॉर्डिंग जेसन ने इस लाइफ टाइम में ये चुना है, क्योंकि उसे हायर डायमेंशंस में जाना है, उसका डिजाइन है कि हायर डायमेंशंस में जाना है। और इस इनकारनेशन जो है, कार्मिक सॉरी रिकारनेशन साइकिल जो है फिजिकल प्लेन में, वो तोड़ना है, जो बहुत जन्मों से वो नहीं कर पा रहा था फॉर मेनी रीजंस। तो इस बार अगर ये बड़ा सा लेसन वो लेके आएगा, तो इस बार वो साइकिल ऑफ रिकारनेशन ब्रेक कर पाएगा। दिस इज द लास्ट cycle of reincarnation on this planet, physical plane for Jason, क्योंकि he is ready to go for the next level, higher dimensions, ऐसा कहा गया है। तो ये जो है ना मास्टर्स, बहुत जैसे कहा है उन्हें, हैवीनेस हैवीनेस होता है ना फिजिकल प्लेन पे, उस पर भी डिपेंड होता है। अगर किसी को कुछ लर्न करना है, लेकिन वो लर्निंग में उनको उतना इंटेंसिटी चाहिए, उतना पेन चाहिए, तो एक जीवन में हमने देखा है कि बहुत सारे लेसन वो लेके आते हैं। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड में वो छोटी छोटी चीज भी लिखी हुई होती है जो आपने कभी मिस कर दी है।
वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी कैरी फॉरवर्ड होती है। अगर जैसे हम कहते हैं 1 रुपया आपने उधार लिया है किसी का, अगर आपने वो 1 रुपया आपने नहीं दिया और आप भूल गए, लेकिन उस पर्सन को पता है ना किसने दिया है, वो याद रखेगा, तो वो रीपे करना ही पड़ेगा। किस तरह से करना पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन वो 1 रुपया करना पड़ता है ना। लेकिन इस इनकारनेशन के साइकिल को आप ब्रेक भी कर सकते हो, दैट इज द मेन पॉइंट हियर। अगर आपको लगता है कि बहुत बड़े चैलेंज लेके आए हो, अगर मैं सैड हूँ, डोंट बी सैड। अगर सैड रहोगे तो आप फिर से यही सेम सेम टाइप ऑफ साइकिल बनाते रहोगे। अगर आप इस सिचुएशन को हैप्पीनेस के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ अपना लोगे और फॉरगिव करोगे उन सारे लोगों को जिन्होंने ये सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट किए हैं, तो एक्चुअली आप लर्न कर रहे हो आपके लेसन्स को, और आप रेडी हो, आपकी सोल रेडी है ये इनकारनेशन से दूसरे डायमेंशन में जाने के लिए। फिर से री इनकारनेशन की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ना बहुत बहुत भोले होते हैं, सादे होते हैं, सिंपल होते हैं, उनको बहुत ज्यादा धोखा मिलता है, लेकिन दे आर नॉट अफेक्टेड एट ऑल, दे आर ओके विथ इट। वो कहते हैं कि हाँ चलो हो गया, अभी मैं छोड़ देता हूँ, जो रात गई बात गई, पता नहीं अभी मैं उसको नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा कहावत है ना कि आप अच्छा काम करके भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा कुछ, राइट? क्यों? क्योंकि वो एक अकर्म का साइकिल है। अगर आप अकर्म नहीं करोगे तो कर्म करोगे। कर्म अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, दैट इज मेकिंग अ न्यू साइकिल। यू क्रिएटिंग अ न्यू साइकिल विद गुड एंड बैड कर्मस। सो इट्स बेटर कि आप कुछ करो ना, उसके उसकी कोई फुटप्रिंट्स ही मत रखो, कोई इंटेंशन ही मत रखो, ताकि न्यू साइकिल ही नहीं बनेगी। करो काम, अच्छा ही करो, एक्चुअली आई वुड रिकमेंड कि अच्छा ही काम करो, लेकिन उसमें आपको कोई स्ट्रिंग्स अटैच मत रखो कि उसके पास से कुछ अच्छा आना चाहिए, पुण्य मिलना चाहिए, है ना, कि मैं उसको मदद कर रहा हूँ उसने थैंक यू बोलना चाहिए, या फिर मैं उसको मदद कर रहा हूँ उसने मुझे प्रमोट करना चाहिए। नो। तो फिर आपने फिर साइकिल बना ली, फिर उनके साथ एक स्ट्रिंग अटैच कर ली। तो इस कॉन्वर्सेशन से हमें ये पता चलता है कि क्या एक्शन हमें लेना है। हमें ये एक्शन लेना है कि जब भी आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा काम क्यों करो, क्योंकि ये अभी इस समाज के लिए जरूरी है, ये डायमेंशन में चेंज हो रहा है ना। इसमें मेरा पर्सनल एजेंडा कुछ नहीं है, पर्सनल इंटेंशन कुछ नहीं है। ये लाइफ टाइम जो है, ये लाइफ टाइम आपने ऑलरेडी प्लान की है, वो अच्छा ही होगा जो होगा। दिखने के लिए बुरा भी हो भी अच्छा ही होगा, लेकिन आप जो कर रहे हो, अभी कर रहे हो राइट नाउ, वो आप विदाउट इंटेंशंस करो, लाइक एनी सेल्फिश इंटेंशन और एनी अदर इंटेंशन। आप ऐसे ही कर सर्विस के लिए करो, जैसे आपको उनको कुछ देना था, जैसे वापस करना था, इस तरह से। वहां पे स्ट्रिंग्स अटैच नहीं रहेंगे, एक्चुअली वहां पे साइकिल कंप्लीशन हो जाएगा। ओके। अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ बुक पढ़ के कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मेरा ये कर्ज था आपकी, जो आपने मुझे कभी मदद की थी किसी लाइफ टाइम में, तो मैं ये बस साइकिल कंप्लीट कर रही हूँ। सो इट्स नॉट नेसेसरी टू से थैंक यू टू मी हियर, क्योंकि मेरा यह काम हो रहा है, मेरा आपके साथ जो एक साइकिल था बना हुआ, वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। सो ये मैं समझ रही हूँ। इस तरह से आप भी बनाइए आपकी थॉट प्रोसेस, ताकि आप इस साइकिल से जल्दी बाहर पड़े। और आप फॉरगिवनेस भी काम कीजिए कि कोई पर्सन आपको दर्द दे रहा है, दैट डजंट मीन कि वो बुरा है। सोल लेवल पे जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके कारण आप ये कर रहे हो, और आपकी इस साइकिल को आप कंप्लीट कर रहे हो। तो इसमें ये बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये हमारे सोल के लिए। आगे बताता है कि ये जो जैरन है, जैरन यहाँ पे और एक लेसन सीखने आया है, जो बड़ा बेटा है। जैरन सीखने आया है अनसेल्फिशनेस, अनसेल्फिशनेस सीखने के लिए आया है, इसीलिए यहाँ पे वो अपने भाई के साथ, फॉक्स के साथ जन्मा है। फॉक्स भी सिमिलर लेसन ले रहा है, अनसेल्फिशनेस सीखने आया है, और वो एम्पथी सीखने आया है, ऐसा कहा गया है। उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। और जैसे जेसन और उसके डैड का सोल लेवल पे कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। जैसे मॉम ने रिक्वेस्ट की कि आप 6 years ओल्ड होते हो तब आप ये एक्सपीरियंस मत करो, क्योंकि मैं आप ये हैंडल नहीं कर पाऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये हैंडल नहीं कर पाऊंगी। लेकिन डैड ने कभी ऐसा कहा ही नहीं। उस सोल लेवल पे डैड ने हर एक कंडीशन को एग्री किया था, क्योंकि हिज डैड इज लाइक
लाइक दे हैव अ डिफरेंट कनेक्शन, वो बहुत जन्मों से साथ में है। जैसे बाकी सारे ये पूरा सोल फैमिली है जो बहुत सारे जन्मों से एक दूसरे के साथ डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस में आए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे से एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। लेकिन डैड के साथ जो कनेक्शन था उसमें उसमें कोई भी रूल नहीं था कि मैं हर्ट होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा, क्योंकि वो कैरी नहीं कर रहे वो एनर्जी। वो एनर्जी वहां पे डिफरेंट है, वो एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, इसलिए वो मैसेज नहीं कैरी हो रहा है, ये कहा गया है। तो आगे देखते हैं क्या है। ओके, व्हाट लेसन्स आर इवॉल्व्ड, ऐसे ऑथर ने पूछा है, इसमें एग्जैक्टली हर एक पर्सन के लिए क्या क्या लेसन है आप फिर से बताओ। तो जेसन के लिए पेशेंस है, विजुअलाइजेशन है, और माइंड ओवर बॉडी, ऐसा कहा गया है। पेशेंस क्योंकि जो उसने प्रीवियस लाइफ टाइम्स में प्राइड के लिए, समाज के जो रुतबे के लिए किया था काम, फिजिकल बॉडी को ज्यादा, मटेरियलिस्टिक लाइफ को ज्यादा ज्यादा दिया था, लाइक फोकस ज्यादा किया था। उसने कहा इस बार कि मैं स्पिरिचुअल पार्ट को ज्यादा फोकस करूंगा। जब स्पिरिचुअल पार्ट को ज्यादा फोकस करना होता है, हमेशा आपको पेशेंस से रहना पड़ता है, क्योंकि उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, पर्सन के बहुत सारे टेस्ट होते हैं जहां पे आपको एंग्री किया जाता है, लेकिन उस एंगर के बाद आपको अंडरस्टैंड होता है कि मैंने गलती की, और फॉरगिवनेस आता है। जब वो रियलाइजेशन आता है कि मैंने गलती की, फिर फॉरगिवनेस आपने आस्क किया, फॉरगिवनेस दे दिया, दैट मीन्स आपने पेशेंस सीख लिया। ऐसा नहीं है कोई स्पिरिचुअल पर्सन है इसलिए आप गुस्सा नहीं कर सकते हो। इसमें बताया है ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं कर सकते हैं, गुस्सा है तो आप फॉरगिव करोगे ना। पहले आपको रियलाइजेशन होना पड़ेगा गुस्सा आ रहा है। वंस यू हैव डन दैट, आप में फॉरगिवनेस आ गया, आपकी धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी, आपकी ऊर्जा बदलती रहती है और आप पेशेंस सीखने लगते हो। ये एक प्रोसेस है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन क्या कर रहा है यहाँ पे, तो ये सारा चीज उसको दिखाया गया था प्री बर्थ प्लानिंग में, और इस एक स्टेज पे जहाँ पे उसको चांस था। ये उसका एग्जिट पॉइंट था, वन ऑफ द एग्जिट पॉइंट्स, 33 years ओल्ड, जब ये बहुत बड़ा सा एक्सीडेंट होगा, उसका वन ऑफ द एग्जिट पॉइंट्स था। इज ही रियली रेडी टू गो, और ही वॉन्ट्स टू स्टे बैक। तो उसके पास वो था, उसको दिखाया गया, उसको पता था क्या होने वाला है, लेकिन उसने विजुअलाइजेशन टेक्निक से खुद को चेंज करना डिसाइड किया, और स्पिरिचुअल ग्रोथ डिसाइड किया। माइंड ओवर बॉडी, अगेन सेम थिंग, उसने फोकस स्पिरिचुअलिटी को किया। डेबिना के क्या क्या थे, पेशेंस, एम्पथी, कम्युनिकेशन, सेल्फ, जो सेल्फ बिलीफ्स है उसको तोड़ना, ये सारे बहुत बड़े बड़े लेसन हैं। बोलने के लिए बहुत छोटा लगता है, लेकिन टेस्ट बहुत बड़ा सा होता है। डेबिना के लिए तो एक लाइफ टाइम, मतलब वो कितनी यंग होगी, 30s में होगी, और उसके पूरे जो बाकी जीवन है, नेक्स्ट 30 years इसी में जाने वाले हैं, उसके टेक केयर करने में, उसके हस्बैंड को टेक केयर करने में। जैरन, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इवॉल्व सोल है, वो यहाँ पे अभी कंपैशन सीखने आ रहा है, और अनसेल्फिशनेस सीखने आ रहा है। और फॉक्स, जो उसका छोटा भाई है, वो कार्मिक का कनेक्शन किस तरह, यहाँ पे वो कनेक्शन जो है, कार्मिक कनेक्शन उसके डैड के साथ, वो रिजॉल्व करने आ रहा है, वहां पे वो बैलेंस करने आ रहा है, और अपने भाई को सपोर्ट देने आ रहा है। जिसन की मदर को एम्पैथी ज्यादा सीखनी है। वो जो शायद वो छोटा होता तो वो एम्पैथी नहीं सीख पाती, तो वो एम्पैथी सीखने के लिए उसके एक ओल्ड एज में एक ऐसा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस कर रही है। जो अभी 60s में है, बड़ा बेटा हो गया है, उसके साथ ये एक्सीडेंट हो गया, तो ओवर कंट्रोलिंग नहीं रहा। जब बच्चे छोटे होते हैं तो मॉम डैड बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, जो बड़े होने के बाद उनको फील नहीं होता है कंट्रोल करना। तो जेसन की मॉम यहाँ पे दो चीजें सीख रही है, एम्पथी, एंड एम्पथी विदाउट ओवर कंट्रोलिंग, प्योर एम्पथी है ऐसा यहाँ पे कहा गया है। डेब बताती है कि पूरा ये सिचुएशन क्यों बना है, टू टेल यू दैट देर इज दैट्स ऑलवेज अ होप। हमेशा एक होप होता है, एक आशा की किरण हमेशा होती है हर एक एक्सीडेंट के पीछे, क्योंकि वो एक्सीडेंट बना ही आपको बदलने के लिए होता है। तो बहुत बड़ा वहां पे आशा की किरण है जो आपको ढूंढनी है। ये बताती है सिचुएशन कि आपको एक्चुअली आपके जीवन के आज के स्मॉल विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना कितना जरूरी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको जीवन उस समय तक लेके जाएगा कि आप समझ नहीं पाओगे कि जीवन कितना सुंदर है। वो ऑप्शन नहीं रखेगा आपको, लाइक अभी उसके लिए, मतलब आपको चेंज होना ही पड़ेगा आपको।
ये यहाँ पे ना मैं एक बताती हूँ चीज सोल कॉलिंग के बारे में। अगर आपको सोल कॉलिंग है कि मुझे डांस सीखना है, मुझे म्यूजिक सीखना है, मुझे फ्रेंड से मिलना है, मुझे उस पर्सन से बात करनी है, मुझे एक रिलेटिव को फॉरगिव करना है लेकिन ईगो के कारण नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये सोल कॉलिंग है, आप सुनिए। अगर नहीं सुनोगे तो आपको एक ऐसा झटका देंगे वो, यू हैव टू मतलब बेंड डाउन, आपको ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास कोई भी अदर ऑप्शन नहीं रहेगा एक्चुअली। तो जब ये हो रहा था कॉन्वर्सेशन डेब और रॉबर्ट का, तो रॉबर्ट पूछता है कि मैंने तो कभी सुना नहीं है कि पर्सनली आके हायर सेल्फ कभी इंटरवीन करते हैं, कैसे होता है? तो डेप कहती है कि बहुत बार आपको साइंस दिए जाते हैं, आपको बहुत सारे साइंस दिए जाते हैं। इवन जेसन को भी साइंस दिए होंगे उन्होंने, लेकिन जेसन का ये प्लान ही था कि इसी से वो सीखने वाला है, तो वो ज्यादा इंटरवीन नहीं कर पाए, उसको ज्यादा इंटरफियर नहीं कर पाए। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन में ऐसे होता है, अगर आपको पता होगा, कोई पर्सन जा रहा है, वहां पे एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन वो अचानक से किसी और साइड पे गिर गिर जाता है, इसलिए बच गया। तो उसको किसने गिराया? उसके हायर सेल्फ ने धक्का दिया होता है। या फिर आपकी कार के सामने कुछ ऐसा आ जाता है कि आप मोड़ ले लेते हो और आगे का जो बड़ा एक्सीडेंट होने वाला होता है उससे आप बच जाते हो। कभी कभी किसी ट्रैवल पे जा रहे हो और आपकी कार बंद हो जाती है, गाड़ी बंद हो जाती है, रिक्शा नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ कारण होता है जिसके कारण आपकी गाड़ी छूट जाती है, प्लेन छूट जाता है, और आपका वो जर्नी कंप्लीट नहीं होता है। वो कौन कर रहा है? वो हायर सेल्फ ही कर रहे हैं। तो ये सारा साइंस मिलता है। अगर आप साइंस को इग्नोर कर रहे हो फिर भी आप उस सोल के जो कॉलिंग को इग्नोर करके काम करते जा रहे हो, तो इंटरवीन किया जाता है, क्योंकि वो आप बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रहे होते हो। जब आप उससे बच जाते हो तब आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं चेंज हो रहे हो, देन यू नीड टू गेट दैट किक, यू नीड टू गेट दैट बिग पंच, तभी आप सुधरोगे, ऐसा होता है और आपको वो सिचुएशन मिलती है बड़ी सी। तो इसीलिए स्टार्ट सेलिब्रेटिंग स्मॉल विक्ट्रीज, ये कहा गया है। ब्लेस योर बॉडी, ये उसने डेब ने बताया, ब्लेस योर बॉडी इज द मैसेज फ्रॉम योर गाइड्स। अभी से आपकी बॉडी को ब्लेस करना शुरू करो, क्योंकि आपकी बॉडी मिली है आपको बहुत, आपके कर्मा और कितने सारे साइकिल से, इनकारनेशन से मिली है ये शरीर। तो आपके शरीर को आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करना जरूरी होता है। और जो आपकी क्राइंग है वो एक्चुअली हीलिंग प्रोसेस होनी चाहिए, नॉट गोइंग इन द डिप्रेशन। जो रोने का एक तरीका है वो हीलिंग का प्रोसेस है, डिप्रेशन में जाने का नहीं, या फिर शर्मनाक नहीं है रोना। एक्चुअली टीयर्स वॉश द सोल, ऐसे कह रही डेब कह रही है कि टीयर्स वॉश द सोल, आपके सोल को वो उजाला देती है। तो उस जो मैल है वो रोने से चला जाएगा और वो उजाला फिर से जगमगा उठेगा। तो रोना इज ओके, कोई शर्मनाक चीज नहीं है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो कोई भी रिलेशन हो, और स्पेशली यहाँ पे मैरिज बताया गया है। कम्युनिकेशन हर एक स्टेज में इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे छोटे हैं, उनका सुनना हमारा काम है। लाइक वो बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन हमारा ध्यान आधा किसी और चीज पे होता है, आधा उन पे होता है। तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वो एक एक वन वे ही कुछ वो बताया जा रहा है। कम्युनिकेशन होता है टू वेज। तो आपको वहां सुनना भी है, उनको चेयर अप भी करना है, उनको सजेशंस भी देने हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं, वो बिजी हो जाते हैं और पेरेंट्स ज्यादा खाली खाली हो जाते हैं, उनके पास ज्यादा टाइम होता है। अगेन सेम थिंग हो रहा है, वो हाफ किसी और चीज में है और यहाँ पे पेरेंट्स कुछ बात कर रहे हैं तो बच्चों का ध्यान ही नहीं है। अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग। तो हमें कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और सिमिलर चीज मैरिज के एक स्टेज में आने के बाद होती है, जो कम्युनिकेशन लैक आ जाता है, गैप आ जाता है, जिसके कारण मैरिजेस बस एक सर्वाइवल मोड पे आ जाते हैं। सो हर एक रिलेशन में कम्युनिकेशन इज द की। ट्रांसफर एंगर इनटू फॉरवर्ड मोशन, ऐसे कह रहे हैं, मतलब एंगर को नेक्स्ट मोशन, मतलब नेक्स्ट पर्पस पे लेके जाओ। एंगर पे स्टक मत रहो, एंगर को फॉरगिवनेस पे लेके जाओ, अनकंडीशनल लव पे लेके जाओ, कंपैशन और एम्पैथी पे लेके जाओ। अदरवाइज वो एंगर कहीं आपको लेके नहीं जाएगा, यू विल बी स्टक इन दैट एनर्जी फॉर एवर।
सो चेंज दैट, ट्रांसफॉर्म दैट एनर्जी, ऐसा वो कह रहे हैं। ओवरऑल ये जो पूरा जेसन का लाइफ का रिफ्लेक्शन है वो बताता है कि करेज इज इंपॉर्टेंट। एवरी सोल इज करेजियस। यू नीड टू फाइंड योर करेज टू लिव दिस लाइफ फुलेस्ट। सर्विस, हर एक हर एक सोल सर्विस करने के लिए भी आता है यहाँ पे। तो वो जो सर्विस है, इधर इट कुड बी फॉर योर फैमिली और सोशल वर्क, जो कुछ भी हो सकता है। तो आपकी फैमिली को मदद करना भी एक सर्विस है, जैसे डेविना, जैरन और फॉक्स और जेसन की मॉम कर रही है। जेसन को मदद करके वो फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। दे आर डूइंग सर्विस हियर। ओके। और जेसन क्या कर रहा है? जेसन खुद को मदद करते करते पूरे समाज को सर्विस दे रहा है। कैसे? वो अपना क्या बोलते हैं, खुद को एक इंस्पिरेशनल पर्सन बना के, कि ऐसे सिचुएशन में भी आप हैप्पी रह सकते हो। आपके जो भी अभी ब्लेसिंग्स है उसको काउंट करो, और बॉडी को कैसे एक राइट डायरेक्शन देके, खुद को इंकरेज करके, विजुअलाइजेशन देके आप इसको अच्छा बना सकते हो। ये उन्होंने उसने रिप्रेजेंट किया है, वहां पे दिखाया है। तो जब जेसन का एक्सीडेंट होता है, पूरी कम्युनिटी उसको कहीं किसी न किसी प्रकार से मदद कर रही है, क्योंकि एक अभी ये अपाहिज पर्सन बन गया है, उसको पर्टिकुलर टाइप ऑफ शावर चाहिए होता है जो बहुत एक्सपेंसिव है। एक चर्च उनको वो डोनेट करती है। डिनर्स बहुत बार किसी फैमिली से यहाँ इनके पास आते हैं, कि कोई एक कम्युनिटी पैसे जब जमा कर रहे हैं उसके मेडिकल बिल के लिए। तो इन डिफरेंट वेज लोगों ने उनको जो दिया है, जेसन उनको ही इज गिविंग बैक टू द सोसाइटी, ऐसा वो दिखा रहा है। स्पिरिचुअल रिमेम्बरेंस भी यहाँ पे होना जरूरी है, ये जेसन की स्टोरी से हमें पता चलता है। फिजिकल बॉडी पे अगर आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, आपको प्राइड फिजिकल बॉडी से ही लगता है कि मैं अच्छा सक्सेसफुल कैसे हूं, तो अच्छी बॉडी होना, घर अच्छा होना, कार होना, या फिर जो भी बाहर से दिखाई दे रहा है वो अच्छा होने से ही मैं सक्सेसफुल हूँ। दैट्स नॉट राइट। इफ यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, योर स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है जो होनी चाहिए थी राइट वे में। तो आपको स्पिरिचुअल रिमेम्बरेंस होने के लिए कुछ सिचुएशंस आएंगे। सो बिफोर दैट यू शुड रिमेम्बर योर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। लव एक्सप्रेस्ड थ्रू लिमिटेशन। अभी जेसन के पास बहुत लिमिटेशंस है। ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट कुक, ही कैन ईट नाउ बिकॉज ही हैज लर्न। उसने ऐसे प्रैक्टिस करके खुद को संभालने की उसने ट्रेनिंग ली है। अभी वो खुद को वॉश कर सकता है, खुद का खाना खा सकता है, कपड़े पहन सकता है। वो कहता है मुझे ये सारी चीजें करने के लिए मॉर्निंग में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं करता हूँ क्योंकि मुझे खुद के लिए करना है, पूरी तरह से किसी पे डिपेंड नहीं होना है। फिर भी वो लव को एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ पे लिमिटेशंस में भी आप लव को जितना एक्सप्रेस करोगे उतना ही ज्यादा आपकी एनर्जेटिक एस्पेक्ट, जो एनर्जेटिक इम्पैक्ट होगा आपका, वो बहुत बढ़ जाएगा, जो फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस को कम कर देगा। तो लव इज लाइक इज हेल्पिंग यू टू शो दैट एनर्जेटिक पार्ट ऑफ योर सेल्फ, जो आपके फिजिकल रिस्ट्रिक्शन को दबा देते हैं और आपके पीस को बढ़ा देते हैं, आपके वाइब्रेशन को बढ़ा देते हैं, पर्सनल अवेकनिंग की तरफ आप बढ़ने लगते हो। तो दीज आर ऑल लेसन्स फ्रॉम दिस केस स्टडी। इस चैप्टर में और एक केस स्टडी है जो बात करती है क्रिस्टीना के एक्सीडेंट के बारे में। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसकी लाइफ में, और उसकी लाइफ उसके बाद बदल गई है। यहाँ पे दोनों भी, जेसन और क्रिस्टीना, दोनों को भी एक एक सुपरनैचुरल एबिलिटी मिली है प्री बर्थ में, जो डिस्कवर होती है एक एक्सीडेंट के बाद। जेसन एक क्लेयर ऑडियंस बन गया, और क्रिस्टीना भी उसके एक्सीडेंट के बाद हायर रिल्म से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गई। सो विल टॉक अबाउट क्रिस्टीना इन नेक्स्ट सेशन। लेकिन आज का ये सेशन यहीं पे, स्वाध्याय का सेशन यहीं पे समाप्त होता है मास्टर्स।